जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन दुनिया में। आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने इस शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है और इसके बाद लगातार एग्जाम लगे हुए हैं। आपको पता है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है, वो होता है जीके जीएस का, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फाइट दिलाता है। आपको पता है करने वाले बच्चे मैथ में सारे क्वेश्चन करके आते हैं और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करके आते हैं। तो जो डिसाइड करता है आपका कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा और कब आप क्वालिफाई करेंगे, वो आपका है सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस। इसमें अच्छे स्कोर करने के बाद ही सिलेक्शन पक्का हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता है। मैंने एक पोल भी करवाया था अपने ही यूट्यूब चैनल पे कि किसकी क्लास सबसे ज्यादा आप लोग को चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चों ने उसमें 5000 बच्चों ने कहा था कि सर हमें जीके जीएस की क्लास चाहिए। तो ये रंगीन क्लास आप लोग देख रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पीपीटी बनाने में, क्लास बनाने में 1-1 1.5 घंटे लग जाते हैं। कभी लाइट कट गई, कभी कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजों को देखते हुए भी हम लोग वीडियो आप लोग के लिए लगातार बना रहे हैं। तो अपना प्यार दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, शेयर करिए उन बच्चों के साथ जो बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं। और थोड़ा सा सर आ गए हैं, मंजीत सर से भी बात कर लेते हैं, तब शुरू करते हैं क्लास। तो सभी भाइयों को जय हिंद। तो साथियों, आप लोग जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू प्रयास करते हैं क्लास देने के। तो आप लोग क्लास में जुड़े भी हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। तो आप लोग जैसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, वैसे आपको फिजिकल की तुरंत तैयारी करने का मौका तुरंत प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में मिलेगा। तो अगर आप जुड़े रहिए चैनल पे हमारे और क्लास करिए। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तभी हमारे पास आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी फुल कोशिश है कि आप रिटर्न पास करिए और फिजिकल धुआं उड़ाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने सपने को पूरे करिए। जय हिंद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग इस क्लास को शानदार क्लास लेकर के आ गए हैं। हम लोग, आपको पता है कि ये क्लास जीके जीएस वाली क्लास है। थोड़ा सा करंट को मिक्स करते हुए इस क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन शानदार है और शानदार क्वेश्चन को आप लोग देख करके आंसर भी बता सकते हैं। क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, क्योंकि अभी 2023 का ही चलेगा। जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो 2024 वाला लास्ट में आता है। तो अभी तो 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में यही वाला चलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के बीच श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है। अब ये राज्यों का पूछा गया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। कौन सा राज्य जो प्रथम श्रेणी का है, यानी सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? तो आपको फोटो देख करके ही पता चल रहा होगा कि ये राज्य कौन सा होने वाला है। फोटो में ये क्या बना हुआ है भैया? ये गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। और बगल में ताज होटल है, ये इसी बगल में इस साइड ताज होटल है। तो ये क्या है? ये अपना महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र है जो प्रथम स्थान पर आया है राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार हैं। पूरी वीडियो को देखते चलिए और इसके साथ साथ इसका डिस्कशन भी करेंगे। इसमें बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो नहीं है। इंदौर की उल्लेखनीय उपलब्धि। आपको पता है इंदौर लगातार 7 सालों से, कितनी बार? 7वीं बार, 7 सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया जा रहा है। और 7वीं साल भी इंदौर शहर के मामले में भारत में सबसे स्वच्छ शहर अगर है तो इंदौर ही है। आप एक बार जाके देखिए, आपको मैं तो गया था इंदौर, लगता ही नहीं है कि पेड़ पत्तियां भी गिराते हैं। आप जाएंगे पेड़ों के नीचे पत्तियां तक नहीं मिलेंगी, इतनी तेजी के साथ सफाई होती है। जो डिवाइडर होते हैं उसको लगातार लेकर के सब साफ करते रहते हैं। बहुत ही चमकता दमकता हुआ शहर, बहुत ही स्वच्छ शहर है। कभी इंदौर जाने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य जाइए। क्या है? सबसे स्वच्छ शहर 2023 में भी यही आया हुआ है। कौन सा? अपना इंदौर। यह मान्यता उच्च स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में की दिशा में इसके निरंतर प्रयासों से, ध्यान रखिए निरंतर प्रयास, पढ़ाई के लिए भी निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। एक दिन क्लास कर लेने से, एक दिन किसी की मोटिवेशनल क्लास करने के बाद 10 घंटा पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है। निरंतर प्रयास की आवश्यकता है और निरंतर प्रयास करते हुए आज भी इंदौर फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सूरत की उत्कृष्ट रैंकिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सूरत है वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले, ध्यान से सुनिए, जो इंदौर है, इंदौर 10 लाखीय नगर में आता है, लेकिन 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में अगर पूछा जाए तो कौन सा है? ये गुजरात का सूरत है। और इसके बाद देखेंगे 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में, 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में अगर देखा जाए तो स्वच्छ शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कौन सा? सासवाद। छत्तीसगढ़ का पटना, छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है पटना। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का सासवाद,
महाराष्ट्र का सासवद और छत्तीसगढ़ का पटना, ये प्रथम रैंकिंग पर हैं। किसमें? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले में सूरत है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में कौन सा शहर है? इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? दूसरी सबसे बड़ी आबादी किस धार्मिक जनसंख्या की है? क्वेश्चन थोड़ा विवादपूर्ण है। विवादपूर्ण क्यों है? क्योंकि रेलवे में पूछा गया है। अब आप इस पे विवाद खत्म कर दीजिए, क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जनसंख्या का डाटा फिर से रिलीज कर दिया गया है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन सी है? तो मुस्लिमों की है। लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और ये क्या है? ये दूसरी धार्मिक रूप से, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक हैं, बात अलग की है। लेकिन भारत में दूसरी धार्मिक स्तर पर सबसे बड़ी जनसंख्या है तो मुसलमानों की है। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना कौन सा? 2011 वाले के डाटा के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या लगभग 172 मिलियन थी। कितनी थी? 172 मिलियन थी, जो भारत की कुल जनसंख्या का 14.2% है। पूछा जा सकता है मुस्लिमों की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 14.2% है। मुसलमान दूसरे नंबर के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय हैं, याद रखिएगा। धार्मिक समुदाय सबसे बड़ा कौन सा है? हिंदू है, और दूसरा कौन सा है? मुस्लिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन शानदार है, क्योंकि ये पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया है, और रेलवे का पेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बांध से आता ही है। तो ये अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है भैया? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और ये है अपना बांध, अलमाटी बांध, और कहां बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये पूरी की पूरी सीरीज ही है जो चल रही है संघर्ष बैच के नाम से। इसको लगातार देखते रहिए आप लोग। अब ध्यान से देखिए, जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी दक्षिण में बहती है, और इसमें जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, इसलिए इसकी सहायक नदियां भी हम लेकर आ गए हैं, जो बाएं तट से इसमें मिलती हैं, जो बाएं तट से मिलती हैं और जो दाहिने तट से मिलती हैं, इनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बाएं तट से मिलने वाली भीमा, डिंडी, पेद्दावागु, मूसी, पलेरू और मनेरू, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? पलेरू और मनेरू, ये बहुत पूछी जाती हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? पलेरू और मनेरू। भीमा भी पूछा जा सकता है। ये पलेरू, मनेरू और भीमा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद बाएं से यानी दाएं तट से मिलने वाली, इसमें जो है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, वेनगंगा, पेनगंगा, कोयना, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और निरंजना, ये सारी सहायक नदियां हैं। किसकी? ये सारी सहायक नदियां हैं कृष्णा की। और कृष्णा पर बनी कुछ इंपॉर्टेंट बांध भी हैं। कृष्णा पर बने कुछ इंपॉर्टेंट बांध भी हैं, जैसे अलमाटी बांध, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद बसवा सागर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्रकाशम बैराज। तो देखिए, नागार्जुन से क्या है? अर्जुन किसके साथ थे? कृष्ण के साथ थे। और अलमाटी यानी माटी बांध, कृष्ण भगवान बचपन में माटी में बहुत ज्यादा खेलते थे, तो इससे माटी याद कर लो। माटी और नागार्जुन सागर, ये दो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर, जो कि कहां पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और श्रीशैलम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसके प्रस्तावक कौन थे? प्रस्ताव इसका किसने पास किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये प्रस्ताव पेश किया था। किसमें? कांग्रेस की सभा में। और कब हुआ था ये भैया? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने इसमें कह दिया था, नारा दे दिया था। कौन सा नारा दे दिया था? कि करो या मरो। अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो एंड मरो का नारा दिया था। और क्या कहा था कि 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे सत्र में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बंबई में यानी बॉम्बे में यह सत्र आयोजित किया गया था और बंबई में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। किसने पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से समाप्त करना, क्योंकि गांधी जी ने सारे हथियार अपना लिए थे। पहले तो अहिंसा चल रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं, अब करो या मरो, ये अंतिम प्रहार है, यही होगा। यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बिगड़ती हुई स्थिति के कारण उठाया गया था। ध्यान रखिएगा, इस वक्त विश्व युद्ध शुरू हो चुका था
जैसे ही जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर और इसके बाद जैसे ही इंग्लैंड इसमें शामिल होता है, स्थिति बहुत बुरी होती चली जाती है। तो गांधी जी नारा दे देते हैं कि करो या मरो, और यह आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो देश में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया भैया? तेलंगाना में किया गया। देख रहे हैं सब कितना आदमी खड़ा है, देखो सब बैठ के ट्रेन बना रहा है। रेल कोच फैक्ट्री, रेल के जो कोच होते हैं, इंजन नहीं, ध्यान दीजिएगा, रेल कोच फैक्ट्री, लेकिन कौन सी वाली? निजी टाइप वाली। निजी मतलब प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, देखिए इसमें कुछ बात और है। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हैदराबाद के पास रंगारेड्डी में किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जिला पूछ सकता है, कौन सा जिला है? जिला का नाम है रंगारेड्डी, और रंगारेड्डी के कोडाइकल में, कहाँ पे? कोडाइकल गांव में बनाया गया है। रंगारेड्डी जिला है हैदराबाद के पास में। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के ने जो अपना बनाया था, एक प्रोसेस बनाया था, उस प्रोसेस के तहत इसको बनाया गया है। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन याद रखिए क्योंकि जीएस के क्वेश्चन अगर सही करने हैं रेलवे में तो बहुत जरूरी है डीप स्टडी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जीएस का है और मिक्स्ड है इसलिए सारे तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नामित किया गया था? आप ध्यान रखिए, 1828 में भारत का गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर माना जाए तो कौन बनता है? विलियम बेंटिंग बनता है। कौन बनता है भैया? विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई साहब यही है, देख लो गले में टाई वाई लगा के रहते थे लोग हैं, और यही आजकल इंडिया में चल रहा है, टाई, चाहे जितना गर्मी हो टाई जरूर लगा लो। क्या है? विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये विलियम बेंटिंग थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया, कई बार पूछा गया है। भारत ने किस ओलंपिक में खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत सभी ओलंपिकों में से कौन सा ऐसा ओलंपिक था जहां पर पहली बार इसने स्वर्ण जीता था? तो 1928 का एम्स्टर्डम में 1928 में जो ये हुआ था अपना ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें पहली बार इसने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ओलंपिक का लोगो है, आप लोग जानते ही हैं, कितने छल्ले होते हैं बताइए, कमेंट में देख ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशु नामक नव वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसमें जो ये बच्चा बैठा हुआ है, ये देख रहे होंगे, इसमें थोड़ा सा इसको कलर चेंज करें। ये जो बच्चा बैठा हुआ है, माँ ने इसकी आंखें बंद कर रखी हैं और फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है, सामने फल वल रखा है, आपको नहीं खाना है, ये इनके लिए है, ठीक। और फिर इसे लगा दिया गया है। जैसे ही इनकी आंख खोली जाती है बच्चे को, तो पहला दर्शन कराया जाता है। ये सुबह के टाइम का प्रोसेस होता है। ये नववर्ष है, क्या है? किस राज्य में मनाया जाता है? एक नववर्ष है और विशु नाम से इंपॉर्टेंट है। एक तीज त्योहार से क्वेश्चन आता है, कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का भैया? केरल का। केरल का ये त्योहार है विशु त्योहार, और मनाया जाता है कब? नववर्ष के रूप में, नववर्ष के रूप में से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अब पिंक सिटी में ये बना हुआ है हवा महल, जान गए तो दोनों क्वेश्चन जान जाएंगे। हवा महल कहाँ बना है? तो पिंक सिटी में। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। कहाँ पे है? राजस्थान में कि बंगाल में है? राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ बातें और जानने लायक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं, हम आधे पर खड़े हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि राजधानी तो आपको पता ही, अब राजधानी के साथ राज्य तो बताएंगे नहीं, राज्य वाला स्लाइड कट गया है, चलो यहीं से बता देते। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अभी इसमें आगे देखेंगे तो ये यहाँ का शेर वगैरह दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो लास्ट की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, त्योहार और नृत्य, क्योंकि अभी त्योहार नृत्य पे चर्चा हो रही थी। गांधीनगर में कौन सा त्योहार, मेन त्योहार मनाया जाता है? नवरात्रि। और नृत्य कौन सा किया जाता है? गरबा। कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा। ऐसे ही जयपुर। अब जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो अब ये तो बताओगे नहीं सर जयपुर कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। तो राजस्थान में ही है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट त्योहार होते हैं, एक तीज है, पुष्कर है और ऊंट मेला है। पुष्कर में ऊंट मेला लगता है, पुष्कर में ऊंट मेला लगता है, और तीज यहाँ का मुख्य त्योहार है। और नृत्य ये घूमर है और कालबेलिया, ये पूरा नहीं लिखा है, कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया। कालबेलिया और घूमर। अब घूमर से कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है जो एक
मूवी आई हुई थी पद्मावती वाले में, उसमें वो घूमर भाई साहब वाला है ना गाना, वो घूमर, वो कहाँ का है? जयपुर का ही है, यानी राजस्थान का वो नृत्य है। फिर मुंबई है, तो मुंबई कहाँ की राजधानी? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में दो इंपॉर्टेंट उत्सव जो है वो गणेश उत्सव और मंगला गौरी उत्सव मनाया जाता है। नृत्य कौन सा है? तो लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य यहाँ का है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का भैया? महाराष्ट्र का। लावड़ी नृत्य यहीं पर मनाया जाता है। भुवनेश्वर, अब भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की है। उड़ीसा में जो मुख्य त्योहार है वो जगन्नाथ है, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और नुआखी इंपॉर्टेंट है। इसी बार एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, ये नुआखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है भैया? नुआखी ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और ओडिसी नृत्य यहाँ का मुख्य नृत्य है, यानी मेन नृत्य है। जयपुर, अब फिर से जयपुर लिख दिया है, जयपुर लिख दिया है, कोई बात नहीं, दो बार आ गया। घूमर, कठपुतली, कालबेलिया वही है, और तीज और वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 में। आपको पता है 1930 में जैसे ही गांधी जी दांडी मार्च आयोजित करते हैं, तो दांडी मार्च के बाद ही डर जाता है कौन? अपना वायसराय, और वो बुला लेता है किसको? गांधी जी को, कि आकर मिल लीजिए, क्योंकि 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई जाता नहीं है कांग्रेस की तरफ से, सब डर जाते हैं, कहते हैं इस आदमी को बुला लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद पहला गांधी इरविन समझौता 31 में होता है, और फिर गांधी जी तैयार हो जाते हैं कि हम भी चलेंगे कहां पर? गोलमेज सम्मेलन में। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार जितने एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार यूपी पीसीएस के आरओ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से रखिएगा। भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन आपसे सही हो ही नहीं सकता अगर आपने नहीं पढ़ रखा है। बिना पढ़े तुक्का लगा करके क्वेश्चन आप सही ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूछ क्या रहा है? जो नेप आया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया की आई हुई है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस भाषा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किया गया है? तो उड़िया, मलयालम, तेलुगु, इन सभी पर आपका दिमाग जाएगा, फारसी पर कभी नहीं जाएगा। और आपको बता दूं फारसी ही सही है, फारसी ही ऐसी भाषा है जिसको नई 7वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। किसके तहत? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसे क्या कहेंगे? तो यहां से आंसर देख लीजिए, भूपरपटी। क्या है? भूपरपटी। जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है उसे क्या कहते हैं? भूपरपटी कहते हैं। अब जो मेंटल है वो 2 भाग में विभाजित है। आपको पता है क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 भाग में विभाजित है अपनी पृथ्वी। तो क्रस्ट, एक ऊपर वाला क्रस्ट है जिसे भूपरपटी बोलते हैं। इसके बाद है मेंटल, तो मेंटल 2 भागों में विभाजित है, एक ऊपरी मेंटल, एक निचला मेंटल। और क्रोड जो है ये भी 2 भागों में विभाजित है, एक आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड। तो आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड ये 2 अलग से हैं। अगर इसको गहराई देखें इसकी कि कितनी गहराई है, तो भूपरपटी जो है इस तरीके से देखेंगे तो ऊपर की 35 किलोमीटर तक, कहां तक? 35 किलोमीटर तक भूपरपटी जो है कहां तक पाई जाती है? 35 किलोमीटर तक। और 3500 से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है, और निचला मेंटल कहां तक है भैया? 700 से 2900 किलोमीटर तक। आपको पता है कि जो निचला मेंटल है ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, ये तरल अवस्था में है, और यहीं से लावा पृथ्वी पर आता है। और इसके बाद बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, इसकी डिस्टेंस दी गई है 2900 से लेकर 5200 किलोमीटर तक क्या है? बाह्य क्रोड है, और 5200 से 6400 किलोमीटर तक जो है वो क्या है? आंतरिक क्रोड है। इस तरीके से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी समझ सकते हैं। पूरी वीडियो में एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट ऑपरेशन करके कंप्लीट डिस्कशन किया जा रहा है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग। ऐसी वीडियो वो भी यूट्यूब पे, और फ्री क्लास जल्दी मिलने वाली नहीं है, इसलिए इसको शेयर कर दीजिए। पृथ्वी की 4 परतों के बारे में अभी बता ही दिया गया, परपटी, आच्छादन, बाहरी परत और भीतरी परत, इतनी तरीके से हैं। आप लोगों ने देख ही लिया, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छा है। अर्ध पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई है, मैंने बताया। जो आंतरिक मेंटल है, आंतरिक मेंटल क्या है? मेल्टेड है, पिघली हुई चट्टान है। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए, जिसका तापमान कितना है? 4000 फ़ारेनहाइट से लेकर के 90,000 फ़ारेनहाइट तक। क्या बात है, 90,000 फ़ारेनहाइट तक
यहाँ पर लिखा गया वैसे 90,000 नहीं 9,000 होना चाहिए था, ये 0 फ़ारेनहाइट का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया भाई, भारत का पहला पोखरण परमाणु परीक्षण। आपको पता है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था, और दूसरा वाला भी वही हुआ था। पहले वाले को स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट कहते हैं, पहली बार बुद्धा हंसा, और दूसरी बार बुद्धा कब हंसा दोनों बताएंगे। पहली बार बुद्धा कब हंसता है? तो हंसता है 1974 में। 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था, और तभी से भारत ने अपने आप को मजबूती के साथ विश्व पटल पर रखा कि नहीं, हम कमजोर लोग नहीं हैं, हम आज परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अमेरिका ने और बड़े बड़े देशों ने बहुत से सैंक्शंस लगाए, लेकिन उस वक्त भारत ने इन सभी चीजों की परवाह न करते हुए दूसरा फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दोबारा फिर से उसने किया, और स्माइलिंग बुद्धा सेकंड भी लेकर के हम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा दूसरी बार हंसता है, और उसके बाद देखेंगे तो भारतीय इतिहास में दाग लगाने वाली कहानियों में एक ये कहानी ये भी है। देखते हैं भारत में सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया था? तो भारत में एक सती प्रथा थी, तो सती प्रथा को दंडनीय और अवैध घोषित करने का काम कौन करता है? तो वही अपना लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही भारत में सती प्रथा को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। यहां से बहुत ढेर सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। भारतीय रेखा कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो भारत के मध्य से, यानी भारत के मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, यानी भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा ही भारत को दो भागों में विभाजित करती है। अब प्रश्न ये सामान्य है कि कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो वो कर्क रेखा है। पूछा जाएगा आपसे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक बता दूं आपको। आप याद कर लीजिए 7, 8 और 9, ये क्रम से संख्याएं हैं, 7, 8, 9। तो हम आपको बताते हैं ये 7 क्या है, 8 क्या है और 9 क्या है। 7 क्या है भैया? भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो भारत की कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8। यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। और भारत के तटीय राज्य कितने हैं? जो भारत के तटीय राज्य हैं, जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है? 9। एक बार में याद कर लीजिए 7, 8, 9। एक बार में याद कर लीजिए 7, 8, 9।